पेट्रोल बम से जिस तरह से हमला किया गया और पुलिस के ऊपर हमला किया गया, 100 से ज़्यादा पुलिस वाले मेजर इंजरी हुई है। तो आप बताइए कि इस चीज़ को कैसे छुपा सकते हैं आप? ख़ास तौर से अगर मुस्लिम समुदाय ऐसी बात करता है तो वो तो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। आपको कब कहा गया है कि आप किसी की नाजायज़ जगह पे आप जो है वो मस्जिद तामीर करें या मदरसा बनाएं या कोई धर्म स्थल बनाएं? मैं समझता हूं कि ये तो स्वयं जो है, जो फंडामेंटल आपके हमारे जो सिद्धांत हैं इस्लाम के, उसके खिलाफ है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शेरिन। जिस तरीके से बीते दिनों उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा देखने के लिए मिली और जिस तरीके से मदरसे के ऊपर बुलडोजर चलाया गया कोर्ट के आदेश के बाद, जिसको लेकर आज भी लगातार राजनीति इस मुद्दे पर जमकर हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि प्रशासन ने जो है वो जिस तरीके से पत्थरबाजों के ऊपर जो एक्शन लिया गया है और जिस तरीके से कार्रवाई की गई है पुष्कर धामी सरकार की तरफ से, जिस व्यक्ति ने दी थी मुख्यमंत्री को मारने की धमकी, इस पूरे मामले पर विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड के मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी जी। सर, आप तो उत्तराखंड से ही हैं, उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं, तो जिस तरीके से हल्द्वानी में जो है वो मदरसे के ऊपर कार्रवाई की गई, उस पर क्या कहेंगे आप? लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से कार्रवाई जो है वो सिर्फ एक विशेष वर्ग को देखकर की गई है। नहीं, मैं इसे खंडन करता हूँ इस बात को कि किसी वर्ग विशेष पर कोई कार्रवाई की गई हो, ऐसा नहीं है। बल्कि कार्रवाई जो है वो अनियमितताओं पे की गई है और क्योंकि और जो जगह थी वो जगह सरकारी जगह है। और पहली बात मैं कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत निष्पक्ष हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास पर जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, नारा नहीं अब तो गारंटी है, और बगैर भेदभाव के हमारी सरकार ने, और हमारे यानी केंद्र की सरकार हो या स्टेट की सरकार हो, बगैर भेदभाव के कार्य करती है। किसी के साथ भी कहीं अनदेखा नहीं करती है और ना ही सरकार का ऐसा मैं समझता हूँ कि अगर जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि उनके वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वो मदरसा पंजीकृत नहीं था और वो निगम की ज़मीन पर बना हुआ था। और दूसरी बात यह है कि उन्हें मुसलसल कई बार जो है नोटिस दिए जा चुके थे और नोटिस देने के बाद उन्हें वो कोर्ट गए, कोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। तो जाहिर बात है कि सरकार का और निगम का तो ये कर्तव्य है कि वो जाएंगे और उससे अतिक्रमण को हटाएंगे। तो अतिक्रमण हटाना और उस पर कार्रवाई करना, ये किसी वर्ग विशेष की बात अगर ये बात करते हैं तो मैं इसे ज़ोरदार शब्दों में उसका खंडन करता हूं और कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को करेक्ट करिए। अनियमितताओं के ऊपर और अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई हुई है, न कि किसी भेदभाव को सामने रखते हुए। भेदभाव तो ये सरकार करती नहीं है, भेदभाव तो इससे पहले वाली सरकारों ने किया है, जिससे ये मुख्य धारा से कटे और कटने के बाद ये अपने मार्ग से हट गए। मार्ग इनका ये था कि किसी की नाजायज़ जगह पर कब्ज़ा ना करना, किसी भी नाजायज़ जगह पर अतिक्रमण ना करना। ये जो है ये इनका मार्ग था। ये इनका मार्ग ही नहीं था जिस मार्ग पे चल रहे हैं। ये मार्ग तो ख़राब तरफ ले जाता है और उस ख़राब को ठीक करने के लिए अगर कोई सरकार उस पर काम करती है तो मैं समझता हूँ कि उसे ये कहना, ये आरोप लगाना कि सरकार ने कहीं किसी देश भावना से कोई काम किया है, मैं उसका ज़ोरदार खंडन करता हूं। इसलिए कि 415 मदरसे हमारे रजिस्टर्ड हैं और उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे अधिकतर जो है मुस्लिम ही हैं और उनके लिए जो सरकार का दृष्टिकोण है कि इन्हें मुख्यधारा से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन्हें मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं और मुख्यधारा से जोड़ने का उनका सबसे पहला मार्ग जो प्रस्तुत किया है आदरणीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, वो मदरसों में एनसीईआरटी के कोर्स को लागू करके ताकि ये इंजीनियर बन सकें, डॉक्टर बन सकें, आईएएस और आईपीएस की तैयारी कर सकें और यहाँ तक कि जितने भी जो सहूलियात हो सकती हैं अदर्स को जो मिलती हैं अदर्स स्कूलों से पढ़ने वाले बच्चों को, वही मदरसों को भी मिलेंगी। मैं समझता हूं कि ये कहना बिल्कुल अनुचित है, बल्कि गुमराह करना है और अपने कर्तव्य से भागना है। सर, इसी हिंसा के पीछे जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक, उसको भी जो है वो पुलिस की तरफ से नोटिस भेजा गया है 2.5 करोड़ की वसूली के लिए, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, मैं उस प्रकरण के बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं जानता हूं,
मैं तो ये जानता हूँ कि जो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो हमारा प्रशासन काम कर रहा है, मैं तो लोगों से हमेशा से और एक अपना एक फ़र्ज़ समझते हुए अपील करना चाहता हूँ कि उन्हें शांति बनाए रखना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, ताकि व्यवस्था जो है चुस्त और दुरुस्त हो सके, वो शासन और प्रशासन का साथ देना चाहिए। और जो भी इस तरह के असामाजिक लोग हैं उन्हें चिन्हित करना चाहिए, ताकि आइंदा फिर कोई ऐसी हरकत ना कर सके जिससे हमारा हल्द्वानी हो या फिर तमाम और भी जगह जिस तरीके से पत्थरबाजी प्रशासन के ऊपर या पुलिस के ऊपर की जाती है, इसको लेकर हमेशा सवाल उठता है। और इस पर जो है वो सरकार जब एक्शन लेती है तो कहा जाता है कि सिर्फ एक ही समाज को जो है वो प्रताड़ित किया जा रहा है। पर पत्थरबाजी को लेकर कोई जिक्र क्यों नहीं होता कि हल्द्वानी में जो हमला हुआ है वहाँ पत्थरबाजी ही नहीं बल्कि पेट्रोल बम भी फेंके गए। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा यही है कि जो वहाँ से हमें मालूमात हुई और जो वहाँ प्रशासनिक लोगों ने और वहाँ के जो हमारे जिन लोगों ने देखा, जो चश्मदीद हैं, तो उन्होंने ये बताया और वो तमाम वीडियोस भी इस चीज़ को जाहिर कर रही हैं कि वो पेट्रोल बम से जिस तरह से हमला किया गया और पुलिस के ऊपर हमला किया गया, 100 से ज़्यादा पुलिस वाले मेजर इंजरी हुई है। तो आप बताइए कि इस चीज़ को कैसे छुपा सकते हैं आप। और मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी यानी ख़ास तौर से अगर मुस्लिम समुदाय ऐसी बात करता है तो वो तो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है। आपको कब कहा गया है कि आप किसी की नाजायज़ जगह पे आप जो है वो मस्जिद तामीर करें या मदरसा बनाएं या कोई धर्म स्थल बनाएं? मैं समझता हूँ कि ये तो स्वयं जो है जो फंडामेंटल आपके हमारे जो सिद्धांत हैं इस्लाम के, उसके ख़िलाफ़ है। और उसके अलावा उसके बाद फिर भी आप ये बात करते हैं कि साहब हमारे साथ ज़्यादती हुई और हमने ये किया, ये तो बहुत गलत बात है। मैं समझता हूँ गुमराह करने वाली है और अपने आप को भी जो है आप एक तरह से अपने आप को आप धोखा दे रहे हैं कि आप ये कह करके कि साहब हमारे साथ ज़्यादती इसलिए हुई कि हम एक विशेष समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। ऐसा नहीं है, विशेष समुदाय की इज़्ज़त होती है और उसी तरह से कि जिस तरह से जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो जाहिर बात है कि हमें कोई भी आज तक तो कहीं किसी जगह पे मैं समझता हूँ कि इन 10 साल के अंदर जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब से आए हैं, किसी भी जगह कहीं भी कोई राइट्स ऐसा नहीं हुआ है। और ये राइट्स भी नहीं था, ये तो एक मैं समझता हूँ कि कुछ लोगों का पागलपन था कि उन्होंने प्रशासन के ऊपर जो हमला किया और ख़ास तौर से विशेषकर जो पुलिस के साथ में उन लोगों ने जिस तरह से हाथापाई की है, जिस तरह से पत्थर चलाए हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि जिन लोगों ने ये पत्थर चलाए हैं उनके हाथों में पत्थर होने चाहिए थे क्या? उनके जो बच्चे, अगर उसमें जो मासूम बच्चे इनोसेंट हैं, जिन्हें पता ही नहीं था कि कहाँ हैं, आपने उन्हें वर्गला के उनके हाथों में पत्थर दे दिए। उनके हाथों में तो कलम होने चाहिए थे। और मैं आज फिर ये अपील करना चाहता हूँ विशेषकर मुस्लिम समाज से कि आपको अपने आप को इन सारी चीज़ों से अलग करिए। और कोई भी अगर व्यक्ति किसी सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा करता है तो आप उसकी हिमायत में क्यों जाते हैं? आप, सरकार तो हमारी है और सरकारी ज़मीन तो तमाम जनता की होती है, पब्लिक की होती है। आप उसके लिए किसी का अतिक्रमण हो रहा है और आप उसमें उनके साथ जाके दे रहे हैं, ऐसा बिल्कुल गलत है। सर देखिए, आप उत्तराखंड में जो है वो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं और जिस तरीके से मदरसे के ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसके ऊपर प्रशासन का कहना था कि वो जो है वो सरकारी ज़मीन पर बना हुआ था या फिर उसके पेपर नहीं थे। जिस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन पर जब भी कार्रवाई होती है हमेशा पत्थरबाजी की जाती है, चाहे फिर वो दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर अब उत्तराखंड हो। तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे ऐसा अध्यक्ष? नहीं, मैं ये बिल्कुल कहना चाहता हूँ कि देखिए, उत्तराखंड में वहाँ की सरकार, वहाँ के मुख्यमंत्री बिल्कुल निष्पक्ष हैं, बगैर किसी भेदभाव के कार्रवाई करते हैं। जितनी भी कार्रवाइयाँ आज तक हुई हैं सब पर जो है उन्होंने संज्ञान लेकर के किसी भी सरकारी ज़मीन को ना कब्ज़ा कोई कर पाएगा और ना करना चाहिए। और मैं विशेषकर एक अपील करना चाहता हूँ कि जहाँ भी कहीं भी हो, दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, जहाँ भी ज़मीनें लोग कब्ज़ा रहे हैं उन्हें स्वतः खाली करना चाहिए। इसलिए कि सरकारी ज़मीनों के ऊपर किसी को भी अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। और ये
हमारे इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है ये बात। जो इस्लामी तालीमात है वो इसे किसी तरह से इसे परमिट नहीं करती हैं कि आप किसी की जगह पे जाकर के कोई भी आप धर्म स्थल तामीर कर लें। ये बिल्कुल मैं समझता हूँ अनुचित है और इस्लाम की मूलभूत जो उसके सिद्धांत है उसके विरुद्ध है। इसलिए बात मैं ये बहुत वाज़ेह तौर से कहना चाहता हूँ कि 415 मदरसे हमारे यहाँ पंजीकृत हैं। हम एक बार फिर ये कहना चाहते हैं कि जितने भी मदरसे जो अवैध हैं उन्हें पंजीकृत कराना चाहिए और नियमित रह करके सिद्धांतों के साथ रह करके अपने मदरसों का संचालन करें। कोई भी अनियमितता आपके यहाँ नहीं होनी चाहिए। हमारे जितने मदरसे जो पंजीकृत हैं अभी तक कहीं भी कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि सरकार जो सरकार से हम उम्मीद करते हैं उससे ज़्यादा सरकार उन बच्चों का फ़िक्र करती है, ताकि क्योंकि यही तो वजह है कि जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं ये वो बच्चे हैं जो पसमानदा समाज के हैं, जो गरीब घरों से ताल्लुक़ रखते हैं, जो महंगी शिक्षा को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो मदरसों में आके पढ़ करके फिर वो जाते हैं और वो उपदेशक बनते हैं, मस्जिदों में जाते हैं। इसीलिए हम एक ऐसा मैकेनिज़्म जो है हम तैयार कर रहे हैं जो इस्लाम की रोशनी में है, इस्लाम के अनुसार, जो इस्लाम की फंडामेंटल जो बिल्कुल उसके सिद्धांत हैं कि ना किसी को सताओ और ना कोई तुम्हें सताएगा, ना तुम किसी को गाली दो, ना तुम्हें गाली कोई देगा। मोहम्मद साहब ने एक मौके पर कहा कि तुम दूसरों के बड़ों का सम्मान करो ताकि वो तुम्हारे बड़ों का सम्मान करें। तो मैं समझता हूँ कि अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं, मैंने देखा कि अभी चाहे बरेली उसके रिएक्शन में बरेली हो या और जगहों पे हों, उन लोगों ने जो रास्ता इख्तियार किया है उसे किसी तरह भी इस्लामिक नहीं कहा जा सकता। वो मोहम्मद साहब का रास्ता नहीं है। तो मैं फिर एक निवेदन करना चाहता हूँ मुसलमानों से, विशेषकर मुसलमानों से, कि आपको गुमराह नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को नियमित रखें। अपनी सरकार जो है वो आपकी अपनी है, हमारी है। ये सरकार चाहे वो सेंटर में हो, चाहे हमारी देवभूमि की सरकार हो, हमारे मुख्यमंत्री जी हों, वो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, बल्कि सबके कल्याण की बात करते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और यही वजह है कि जितनी भी योजनाएं हैं हमने धरातल पे जाकर के ग्रास रूट पे जाके पूछा कि भाई बताइए आपको इन योजनाओं में कहीं कोई भेदभाव है? कहीं नहीं है। लोगों के कच्चे मकान पक्के बने हैं। आयुष्मान कार्ड से गरीबों की जो है वो इलाज हुए हैं। इसी तरह से जो है वो जो खाद्य सामग्री है जो 80 करोड़ को फ्री दी जा रही है, 25 करोड़ गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं। तो मैं समझता हूँ देश आगे जा रहा है और देश एक दिन जो है वो मजबूत होकर के पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा। और आज तो मैं इसलिए छोटी छोटी बातों में ना आकर के सारे लोग, हम वसुधैव कुटुम्बकम की भावना रखने वाले लोग हैं। वसुधैव कुटुम्बकम यही मोहम्मद साहब का कौल है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह। तो मैं कहना चाहूँगा कि मुसलमानों से विशेषकर कि आपको हज़रत मोहम्मद साहब के रास्ते का अनुसरण करना चाहिए। कोई भी काम ऐसा नहीं करना चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए कि कहीं भी आपके खिलाफ़ कहीं भेदभाव हो रहा है। आप मुस्लिम नौजवानों को भड़काने का प्रयास मत करिए, बल्कि उन्हें मुख्य धारा से जुड़ने दीजिए, मेन स्ट्रीम में आने दीजिए। देखिए सर, आप ये कह रहे हैं कि जो है वो विशेष समाज के लिए या फिर हम कहें कि स्पेसिफिक मुसलमानों के लिए जो है वो काफ़ी बड़े काम जो हैं वो देश की मोदी सरकार ने किए हैं। पर देखिए जिस तरीके से जैसे जैसे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, कहीं पर पत्थरबाजी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बताने वाले असदुद्दीन ओवैसी ये तक कहते हैं कि हमसे एक एक करके सारी मस्जिदें छीन ली जाएंगी। मैं ओवैसी साहब से अपील करना चाहता हूँ कि ओवैसी साहब ठीक है, आप राजनीति करें, कोई वो नहीं है। और राजनीति ऐसे भी हो सकती है कि कल्याणकारी कामों से हो सकती है। जैसे आप मोदी जी ने एक रास्ता इख्तियार किया विकास का, आप विकास का रास्ता इख्तियार करिए। अपनी बात को, आपके पास बहुत अच्छे अच्छे फोरम मिले हुए हैं आपको बात करने के, मगर आप इस तरह की बात मत करिए कि जिससे हमारी डेमोक्रेसी को नुकसान हो। हम एक ऐसे पूरे विश्व की एक बड़ी डेमोक्रेसी हम हैं, बड़ा लोकतंत्र हम हैं, और जिस तरह से हमारी हर चीज़, हम आपस में हमें मतभेद हो सकता है मगर मनभेद नहीं है। आप अपनी बातों को सुचारू रूप से रखिए, मगर आप मुसलमानों को मुख्य धारा से काटने का प्रयास मत करिए, आप अलग थलग मत करिए। ये अच्छी बात नहीं है, ना देश के लिए ना कम्युनिटी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर।